तेलंगाना भर में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके बाद लॉकडाउन की फिर से खबरें शाया होना शुरू हो चुकी है। 12 मई से ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और ये लॉकडाउन 22 मई को ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन की खबरें शाया होने लगी है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाएगा। अब ये खबरें फिर से शाया होने की वजह से जो लोग मुतासिर हुए वो लोग फिर से परेशान होने लगे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऐलानात तो नहीं किए गए हैं, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐन ईद से करीब ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसकी वजह से आम जिंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। खुसूसन कारोबार करने वाले बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से आज भी आवाम बहुत परेशान हो रही है। ये लॉकडाउन की खबरों से आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना में दूसरी मर्तबा जो लॉकडाउन का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, 12 मई से लेकर 22 मई तक 10 दिन का, वही लॉकडाउन जारी है। दूसरे लॉकडाउन की खबरें बिल्कुल गलत है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना असेंबली में कोविड-19 के सेकेंड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल होने का तयख़ुन दिया था। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने बार बार आगाह करवाया था, उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यही तयख़ुन दिया था कि हम पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरह का दूसरी मर्तबा लॉकडाउन तेलंगाना में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अचानक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से आम जिंदगी पूरी तरीके से मुतासिर हो गई और कई कारोबारी इदारे भी फिर से एक मर्तबा मुतासिर हो गए। अवाम बिल्कुल परेशान है। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से तेलंगाना असेंबली में अनप्लान लॉकडाउन लगाने पर बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि ये अनप्लान लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशन है और इससे अवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। हुकूमत से ये भी सवाल किया था कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत सेकेंड वेव में होती है तो हुकूमत किस तरह के इक़दामात करेंगी, और फिर उसके बाद सेकेंड वेव का जिक्र भी किया था और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में भी कहा था। कई तरह के मसाइल को बयान किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तयख़ुन देते हुए कहा था कि हम सेकेंड वेव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अचानक इस तरह से फिर से एक मर्तबा अनप्लान लॉकडाउन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लगा दिया और आवाम बहुत परेशान हो गई और आवाम बहुत मुतासिर भी हो गई, क्योंकि 2 दिन ईद उल फितर को बाकी थे। उससे पहले ही हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लेकिन आज फिर से एक मर्तबा आम जिंदगी मुतासिर हो गई है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दूसरी मर्तबा जो तेलंगाना में लॉकडाउन लगा दिया गया, उसकी वजह से जो आवाम को परेशानी हो रही है और उसके बावजूद आवाम जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हो रही है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए गोशामेल असेंबली हल्के में ऑक्सीजन बैंक का इब्तिदा कर दिया और आवाम के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले मर्तबा भी जो लॉकडाउन लगा दिया गया था, उस मर्तबा भी आवाम की सहूलत के लिए आवाम की मदद करने में जुटी थी और इस मर्तबा भी तमाम मजलिस के अराकीन असेंबली, कॉरपोरेटर्स और मजलिस के सरगर्म कारकुनान मदद के लिए जुटे हैं। बिना मज़हब मिल्लत आवाम की मदद की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो दारुस्सलाम AIMIM का हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर को सुबह 7 बजे से सुबह के 9:30 बजे तक खोल दिया जा रहा है। आवाम की परेशानी सुनी जा रही है और आवाम के तमाम मसाइल को दूर करने के लिए हर मुमकिना कोशिश की जा रही है। वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पार्टी ऑफिस है जो खोला जा रहा है। तमाम पार्टी ऑफिस वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तान के कई रियासतों में आज लॉकडाउन है और कई रियासतों में 30 मई तक है तो कई रियासतों में 31 मई तक लॉकडाउन है। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स आवाम की मदद के लिए जुटे हैं और हर मुमकिना कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और उसके बाद फार्म हाउस पर आराम फरमा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब तड़प रहा है, गरीब मचल रहा है। गरीब की आहो पुकार कोई सुनने वाला तक नहीं है, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जो तकलीफ आवाम को दी है, आवाम ये कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि ईद को 2 दिन बाकी थे और अचानक लॉकडाउन का ऐलान और उससे पहले
कई मरतबा चीफ मिनिस्टर केसीआर, होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के बयानात सामने आ रहे थे कि लॉकडाउन हम किसी भी हाल में नहीं लगाएंगे, और आवाम को धोखा देते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अचानक लॉकडाउन लगा दिया, और ऐसा मालूम होता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लॉकडाउन का अचानक ऐलान कर दिया गया। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं और कोई पुरसाने हाल नहीं, और इन नाजुक हालात में हेल्थ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री को भी खींच लिया गया। और फिर हाईकोर्ट ने भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अचानक लॉकडाउन क्यों लगाया गया। वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही थी और हिदायत भी दी गई थी। और दूसरी तरफ अवाम ने तो इन्हें बल्दिया इंतखाबात में सबक सिखाया, फिर भी इनका गुरूर नहीं उतरा है। अब देखना यह होगा तीसरी मरतबा भी 2023 में असेंबली इंतखाबात में क्या केसीआर को अवाम इन्हें रखती है या फिर बेदखल करती है। लेकिन इस मरतबा जो अवाम केसीआर के ख़िलाफ़ नाराज़ दिखाई दे रही है, अब आने वाला वक्त चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने पैर फैला रही है और मजबूती के साथ मुकाबला करने 2023 का पूरी तरीके से तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। वी हैव इंश्योर्ड। वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूँ, करती रॉन्ग बात है। हम पूरे तैयारियां करके हैं के लिए, तो फिर कुछ काम होने वाला नहीं है सर। सिर्फ ऐलानात हो गए, तयकुनात दिए जाएंगे और नया ट्रेंड शुरू हुआ है। बोलने में क्या है, बोल तो दियो, देना तो नहीं है। मुझे ऐलानात करते गए, जमीन ले लो, मोती ले लो, हीरे ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, जागीर ले लो, कुछ नहीं मिला सरकार इतने दिन हुए। तो बादशाह मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, ये लेने देने की बात कहां से आई बाबा? तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे। और क्या है केसीआर साहब, तुम अच्छा कर रहे बोल के तुम्हारे को लाए जिता के, तो केसीआर साहब ऐसा क्या था? गलत है ना साहब, ये गरीबों के ऊपर जुल्म रखो साहब। ऐसा खुला दो शहर, लोग भूखे मर जा रहे हैं, कई को लोगों की हाय बदवा। और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, 100 पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा है तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा, हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे। एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वो इटला राजेंद्र है साहब। मैं बोलूं कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया, जितना हो सकता था किया। और यह ऐसा वायरस था कि किसी को नहीं मालूम। WHO के गाइडलाइंस एक दिन एक आते हैं, दूसरे दिन दूसरे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम किया, सबने मिलकर कोशिश की। और आज भी कोरोना बाकी है, जिंदा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। अगर हमारी आबादी 4 करोड़ की है तेलंगाना की, तो 1,45,000 ही इन्फेक्टेड हुए हैं। अगर हम इसको 10 गुना भी कर लेते हैं तो 15-20 लाख होंगे। लेकिन अभी 3 करोड़ लोग को इन्फेक्ट होना बाकी है। तो मैं
यह समझता हूं कि आने वाले कल के लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा. If we see, sir, in Europe, the second wave has come. Every day in UK, in Germany, in other France, every day 3,000 to 5,000 cases are coming up. So we have to prepare ourselves. What if second wave comes? How are we going to tackle it? And I hope that the government would call for a meeting and take an advice or give us in this forum and a proper time and opportunity to air our views. Whatever we find fit to be taken, we can just mention and we can request the government, sir. दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है. मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు 2 मंथ्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे. वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं. हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे. और जहां गरीब ज़्यादा है, एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं. जहां ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे. कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे. कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज़ में काम आ रहा है. ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे. कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे.